अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया पर मुसलमानों के एक हलका में लगातार ये खबर गर्दिश कर रही है। इस तरह का दावा किया जा रहा है कि जमीयत उलमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और इस तरह की दूसरी मिली तंजीमों ने एनडीए सरकार को गिराने का फैसला कर लिया है। मरकज़ में अब बीजेपी की सरकार नहीं रह पाएगी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत हो चुकी है और अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल को मोदी सरकार ने पास कराने का पार्लियामेंट से फैसला कर लिया है तो फिर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस सरकार से अलग हो जाएंगे और इसके लिए पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, पूरी तैयारी कर चुके हैं। मौलाना सैयद अरशद मदनी और दूसरे मिल्ली रहनुमा कई लोगों ने तो बाज़ाब्ता धमकी दी है नीतीश कुमार को और दूसरे लोगों को कि अगर उन लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर मुसलमानों का साथ नहीं दिया, इस बिल की मुखालफत में अपना वोट नहीं डाला, सरकार का साथ दिया, तो फिर मुसलमान उनके साथ नहीं देंगे बल्कि उनकी सरकार को गिरा दिया जाएगा। बाद में इन रहनुमाओं की तरफ से वजाहती बयान भी सामने आया कि उनके कहने का मकसद ये नहीं था या मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर इस बयान को पेश किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्टर भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल 24 नवंबर को बिहार के पटना में वक्फ अमेंडमेंट बिल के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है, जिसको तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया। जमीयत उलमा हिंद के कॉन्फ्रेंस से और उस कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी के तौर पर बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार भी मौजूद हैं। नीतीश कुमार इस वक्त एनडीए अलायंस का हिस्सा है, यानी वो मोदी के साथ हैं और मरकज़ में अगर बीजेपी की सरकार बनी हुई है तो नीतीश कुमार के सपोर्ट से ही बनी हुई है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की भी बहुत ज़्यादा तारीफ की जा रही है। आपको याद होगा पिछले दिनों जमीयत उलमा हिंद का एक इजलास हुआ था 3 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में और उस इंदिरा गांधी स्टेडियम में चंद्रबाबू नायडू के एक मुसलमान रहनुमा नवाब जान ने शिरकत की थी और उन्होंने कहा था चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी मुसलमानों के साथ है और हम वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास नहीं होने देंगे, हम इस बिल का विरोध करेंगे, ऐसा उनकी तरफ से साफ लफ्ज़ों में कहा गया। तो इन्हीं दोनों बुनियादों पर यह कहा जा रहा है, लोग ये दावा कर रहे हैं कि मौलाना अरशद मदनी मोदी की सरकार गिरा देंगे, उसके लिए उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी है। कुछ लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम ले रहे हैं, बाद में इसकी तरफ से तरदीद भी की जा रही है कि ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की गई है। लेकिन जो सबसे अहम बात है या जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार आज मुसलमानों के लिए इतने ज़्यादा अहम क्यों हो गए हैं, इन दोनों से इतनी ज़्यादा उम्मीदें क्यों वाबस्ता हैं और क्यों मुसलमान इन दिनों आरजेडी से उम्मीद नहीं लगाए बैठे हैं, तेजस्वी यादव से उनको उम्मीद नहीं है, राहुल गांधी से उम्मीद नहीं है या दूसरे रहनुमाओं से उम्मीद नहीं है, अखिलेश यादव से उम्मीद नहीं है, बल्कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि ये दोनों एनडीए का हिस्सा है और एनडीए की जो सरकार है इन्हीं दोनों पर मुनहसर है। ये दोनों अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो नरेंद्र मोदी साहब वक्फ अमेंडमेंट बिल को मंजूर नहीं करा पाएंगे। इन दोनों की मुखालफत ही का वजह है या बैसाखियों पर टिकी सरकार का ही नतीजा है कि पिछले दिनों पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल मंजूर नहीं हो सका और जेपीसी में भेजना पड़ा। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के बाद दोबारा पार्लियामेंट का सेशन होता है और इस बिल को अगर पास कराया जाएगा तो इन दोनों रहनुमाओं का ताउन होगा तभी, वरना बिल पास नहीं हो सकता है। मुसलमानों ने दोनों रहनुमाओं से मुलाकात की है, मुसलमानों के कई वफद ने मुलाकात की, चंद्रबाबू नायडू से भी, नीतीश कुमार से भी, और बार बार यही मांग की है कि आपका इस बिल को समर्थन नहीं मिलना चाहिए। अब जो समझना है या जो सबसे अहम बात वो ये कि दोनों अहम इसलिए हैं क्योंकि ये एनडीए अलायंस में हिस्सा है। जमहूरियत में अगर एक पार्टी को मेजोरिटी मिल जाती है, एक पार्टी के पास अक्सरियत रहती है तो फिर वो पार्टी मनमानी करती है, जैसे चाहे फैसला करती है। वो पार्टी आवाम के जज्बात का लिहाज नहीं करती है, ख्याल नहीं करती है, अपनी मर्जी से फैसले करती है। लेकिन अगर कई पार्टियों का अलायंस होता है, कोलिशन की सरकार होती है, तो फिर वो पार्टी मनमानी नहीं करती, तनहा फैसला नहीं करती है, बल्कि अवामी जज्बात का लिहाज करना पड़ता है। एनडीए में मेजोरिटी बीजेपी की है, लेकिन उनके साथ नीतीश कुमार भी है, चंद्रबाबू नायडू भी है, चिराग पासवान भी है, कुछ दूसरे लोग भी हैं। तो अब नरेंद्र मोदी साहब या उनकी पार्टी मनमानी नहीं कर सकती है, बल्कि इनकी राय का भी उनको एहतराम करना होगा। हाँ, कांग्रेस भी हो, अगर कांग्रेस अकेले मेजोरिटी में है, उनके पास फुल मेजोरिटी है और अलायंस के साथ वो सरकार में नहीं है, कोलिशन की सरकार नहीं है, तो कांग्रेस भी फिर मनमानी करती है, मुसलमानों के खिलाफ फैसले करती है और मुसलमानों के पास ऑप्शन भी नहीं रह जाता है सबक सिखाने का। लेकिन अगर कोलिशन की सरकार होती है, चंद पार्टियों का अलायंस होता है, तो फिर मुसलमानों के पास कांग्रेस पर भी दबाव बनाने का, प्रेशर बनाने का ऑप्शन होता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि जमहूरियत में ज़रूरी है कि जो भी पार्टी हो, जो भी सरकार हो, वहाँ मुसलमानों की कुछ न कुछ नुमाइंदगी होनी चाहिए, वहाँ कुछ ऐसी पार्टियाँ होनी चाहिए जिससे मुसलमान बातचीत कर सके। अब बीजेपी से डायरेक्ट मुसलमान
मुसलमान बातचीत नहीं कर सकते हैं। इसी मामले में देख लीजिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल का मसला है। मुसलमानों ने, मिल्ली रहनुमाओं ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत, ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल या दूसरी तंजीमों के डेलीगेशन ने, वफद ने अपोजिशन के तकरीबन तमाम लीडरों से मुलाकात की है, बातचीत की है। सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने मिलने का टाइम नहीं दिया। दूसरी तरफ जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, खा वो नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हो या अमित शाह होम मिनिस्टर हो या माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर किरण रिजिजू या दूसरे रहनुमा, उन सब से अभी तक मुस्लिम तंजीमों के डेलीगेशन ने मुलाकात नहीं की, क्योंकि मुसलमानों को लगता है बीजेपी से मिलकर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अलायंस में बैठे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है, क्योंकि उनसे उम्मीदें हैं। इसलिए जमहूरियत में ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए, मुसलमानों को इस तरह किसी को सपोर्ट करना चाहिए जिससे किसी एक के हाथ में मुकम्मल तौर पर पावर ना जाए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ से आपको मदद मिल सके। अब इंडिया में मुसलमानों ने अपना एक ट्रेंड का बना लिया है कि जब टू अलायंस सिस्टम होता है तो एक तरफा तौर पर एक अलायंस को मुसलमान सपोर्ट करते हैं, दूसरे अलायंस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। उस अलायंस में अगर कोई सेकुलर पार्टी होती है तब भी मुसलमान उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बीजेपी के साथ है, इसलिए ये भी फ़िरका परस्त और कम्युनल हो गए हैं, उसको वोट नहीं करते हैं। लेकिन जब उसी की सरकार बन जाती है तब फिर मुसलमान उसी पार्टी में मौजूद सेकुलर पार्टी से उम्मीद लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा मसला हल हो जाए। इसलिए चुनाव के बाद इस तरह की पॉलिसी अपनाने से बेहतर है चुनाव से पहले ही इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए, सोच समझ कर वोट किया जाए, फैसला किया जाए, और कोशिश ये हो कि किसी एक पार्टी को जिताने के बजाय या किसी को हराने के बजाय आप कुछ अच्छी पार्टियों को सपोर्ट कीजिए, कुछ अच्छे नुमाइंदों को वोट कीजिए, ताकि इसकी सरकार बने या उसकी सरकार बने, दोनों जगह आपके पास प्रेशर बनाने का, दबाव बनाने का ऑप्शन हो, मौका मौजूद हो, और इस तरह आपके मुद्दों पर बातचीत हो सके। इसको और वजाहत से आप समझिए कि जब 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ तो नीतीश कुमार के नुमाइंदों को मुसलमानों ने अमूमन वोट नहीं किया, चंद्रबाबू नायडू को भी आंध्र प्रदेश में मुसलमानों ने वोट नहीं किया, बल्कि कांग्रेस का जो अलायंस था इंडिया ब्लॉक, उसको ही मुसलमानों ने वोट किया। अब एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी को फुल मेजोरिटी नहीं आ सकी क्योंकि हिंदुओं ने भी बीजेपी को वोट नहीं किया। 400 पार का नारा जो मोदी साहब ने दिया था वो उल्टा साबित हो गया। अब एनडीए की सरकार बनी, कोलिशन की सरकार बनी, तो मुसलमानों को लगा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हमारे लिए मुफीद साबित होंगे, उनसे हम बार्गेनिंग करेंगे, उन पर प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि हम इनके साथ हैं, इनकी जो आइडियोलॉजी है, पॉलिसी है, मुकम्मल बीजेपी जैसी नहीं है, आरएसएस वाली नहीं है। इसी में अगर मुसलमानों का थोड़ा सा नीतीश कुमार को वोट मिला होता, चंद्रबाबू नायडू को वोट मिला होता, और इलेक्शन के दौरान मुस्लिम तंजीमों के रहनुमाओं ने इनसे मुलाकात की होती, इलेक्शन के दौरान इनको कहा होता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको वोट कर रहे हैं, बिल्कुल इनके खिलाफ नहीं जाते, नीतीश कुमार को सीधे बीजेपी से नहीं जोड़ते, उनकी पार्टी पर बीजेपी की तरह फिरका परस्त पार्टी होने के इल्ज़ाम नहीं लगाते, तो नीतीश कुमार के दिल में ज़्यादा मुसलमानों के लिए जगह रहती, चंद्रबाबू नायडू के दिल में ज़्यादा मुसलमानों के लिए जगह रहती, और वो ज़्यादा खुलकर सपोर्ट करते। उनको एहसास रहता कि इन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, लेकिन ऐसा मुसलमानों ने नहीं किया, अब ज़रूरत पड़ने पर ऐसा कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि सिर्फ बीजेपी को हराने या बीजेपी के साथ जो भी पार्टी आ जाती है उन सबको उसी कैटेगरी में डालने से ज़्यादा अच्छा ये है कि वो मुख्तलिफ पार्टियों को सपोर्ट करे, इस अलायंस की सरकार बने या उस अलायंस की सरकार बने, दोनों अलायंस में मुसलमानों का दबदबा होना चाहिए, ताकि उनके पास एक ऑप्शन हो कि कल होकर के उनसे बार्गेनिंग कर सके। मिसाल के तौर पर समझिए कभी महाराष्ट्र में चुनाव है, 20 नवंबर को वहाँ वोटिंग होगी। अब वहाँ भी दो अलायंस से, एक तरफ महाविकास अघाड़ी है, दूसरी तरफ महायुति है। महाविकास अघाड़ी इंडिया ब्लॉक का नाम है एक तरह से, क्योंकि उसमें कांग्रेस है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शरद पवार की एनसीपी है, समाजवादी पार्टी तो इससे अलग है, हालांकि कुछ जगहों पर फ्रेंडली फाइट भी है। तो बहरहाल ये महाविकास अघाड़ी जिसको आप इंडिया ब्लॉक कह सकते हैं, दूसरी तरफ महायुति है जिसको आप एनडीए का अलायंस कह सकते हैं, यानी उसमें एक तरफ बीजेपी है, उसके अलावा शिवसेना है शिंदे गुरुट की, और एनसीपी है जो अजीत पवार की है, और उसको आप एक सेकुलर पार्टी कह सकते हैं। अजीत पवार का जो किरदार है वो सेकुलर हमेशा से रहा है। इधर महाविकास अघाड़ी जो इंडिया ब्लॉक का अलायंस, उसमें शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हमेशा से बीजेपी आइडियोलॉजी जैसी रही है, एक फिरका परस्त पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के साथ है तो उसको सेकुलर कहा जा रहा है। अब मुसलमानों ने एक तरह से ट्रेंड चला दिया कि एनडीए के में जो भी, यानी बीजेपी के साथ जो भी है, अजित पवार भी, वो भी फिरका परस्त है,
اور وہ مسلمانوں کیا ووٹ ڈیزرو نہیں کرتے. حالانکہ مہاراشٹرا میں شرد پوار سے زیادہ شرد پوار نے 2 مسلمانوں کو ٹکٹ دیا اور اجیت پوار نے 5 مسلمانوں کو ٹکٹ دیا ہے. کئی ساری مسلم میجورٹی سیٹ ایسی ہے جہاں سے مسلمانوں کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا, جہاں سے ملے مسلمان کو ہونا چاہیے تھا. مسلمانوں کی وہاں 52% سے ابف آبادی ہے. اس کے باوجود شرد پوار اور کانگریس کی طرف سے وہاں سے مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا, تو اجیت پوار نے وہاں سے مسلمان کو ٹکٹ دیا. وہ چناؤ لڑ رہے ہیں. اب ایسے موقع پر مسلمانوں کی پالیسی اور حکمت عملی ایسی ہونی چاہیے جس سے بعد میں ان کو پچھتانا نہ پڑے. اب اگر اجیت پوار کو بھی مسلمان کو جگہوں پر ووٹ کرتے ہیں, ان کے نمائندوں کو جتاتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیں ووٹ کیا, اور خدا نخواستہ اگر این ڈی اے کی سرکار مہاراشٹرا میں بن جاتی ہے تو اجیت پوار کے ذریعے مسلمانوں کے پاس آپشن ہوگا پریشر بنانے کا, دباؤ بنانے کا, اور مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس طرح اس فیصلے کو رد کروایا جا سکتا ہے, کیونکہ این ڈی اے میں بھی آپ کے پاس ایک پارٹی ایسی ہوگی جو آپ کے مدعوں کے لیے کام کر سکتی ہے, آواز اٹھا سکتی ہے, بات کر سکتی ہے. اور اگر مہا وکاس اگھاڑی کی سرکار بنتی ہے, اور امید یہی کہ اس کی سرکار بنے, تو یہاں تو آپ کے پاس پورے چانسز ہوں گے کہ یہ آپ کی بات کرے, آپ کے مدعوں کو اٹھائے. حالانکہ مہا وکاس اگھاڑی کی سرکار پچھلے دنوں میں رہی, تب بھی مسلمانوں کو نظر انداز کیا گیا. لوک سبھا میں مسلمانوں نے جھولا بھر بھر کر ووٹ کیا. اس کے باوجود لیڈر آف اپوزیشن نے اور ان پارٹیوں نے اپوزیشن کا کردار نبھاتے ہوئے مسلمانوں کے حق میں کبھی بھی آواز نہیں اٹھائی ہے. مسلمانوں کے مدعوں پر ان لوگوں نے نہیں بولا ہے, یہ چپ رہے جس طرح عام دنوں میں چپ رہے. تو مسلمانوں نے جتنا ان کو دیا, کبھی بھی انہوں نے اتنا مسلمانوں کو دینے کی کوشش نہیں کی. تو سرکار کس کی بنے گی کوئی نہیں جانتا, لیکن جو بھی سرکار بن سکتی ہے, اور جب الائنس کا سسٹم ہے تو فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنے دونوں ہاتھ کو مسلمانوں کو نہیں کٹوانا چاہیے. ادھر بھی آپشن ہے, ادھر بھی آپشن ہے. تو جہاں جہاں اجیت پوار اس طرح کے لوگوں نے ٹکٹ دیا ہے, مسلمان امیدوار ہے, وہاں مسلمانوں کو جتانے کی کوشش کرنی چاہیے. ادھر مہا وکاس اگھاڑی میں جو مسلم امیدوار ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, ان کو بھی مسلمان ووٹ کر رہے ہیں. اس طرح مسلمان امیدواروں کی تعداد بھی اسمبلی میں زیادہ ہوگی, مسلمانوں کی طاقت بھی بڑھے گی, مختلف الائنسز کی سرکار ہوگی, تو پریشر بنانے کا دباؤ بھی ہوگا. اور بی جے پی جس طرح پہلے فیصلہ کرتی رہی ہے, اس طرح ون سائیڈڈ اور ایک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتی ہے. تو یہ جو پالیسی ہے مسلمانوں کی ہونی چاہیے. لیکن مسلمان ہر چناؤ میں ایک الائنس کو کھل کر سپورٹ کرتا ہے, دوسرے الائنس سے مکمل طور پر کنارہ کشی کر لیتا ہے, اور جب اس الائنس کی سرکار بن جاتی ہے پھر مسلمان یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کا ساتھ دیں. تو اگر آپ ان سے امید رکھتے ہیں تو آپ بھی ان کو یہ بتائیے کہ وہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ واضح اور کلیئر میسج چناؤ سے پہلے دے دیں گے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ ہے, تو بی جے پی جیسی ان کی ذہنیت ہوگی تو وہ ان کے ساتھ نہیں جانے والے ہیں. اور جب سرکار بن جاتی ہے پھر آپ ان سے مدد کی گہار لگائیں گے تو ان کا رسپانس بھی پہلے کی طرح نہیں ہوگا. جس طرح چندرا بابو نائیڈو اور نتیش کمار سے مسلمان جو امید کر رہے ہیں, اس کے امکانات کم ہیں. حالانکہ اگر یہ کر دیتے تو بہت اچھا ہوگا, لیکن ان دونوں کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیں اس طرح ووٹ نہیں کیا. 2020 کے چناؤ میں نتیش کمار بی جے پی کے ساتھ تھے, انہوں نے 11 مسلمانوں کو بہار میں کھڑا کیا تھا, اور ایک جگہ بھی ان کو مسلمانوں نے نہیں جتایا, مسلمانوں نے سپورٹ نہیں کیا. تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی طرف سے بھی آئیڈیالوجی میں یا پالیسی بنانے میں, حکمت عملی بنانے میں کوئی کمی رہ جاتی ہے, اور بعد میں اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. سکھوں نے جس طرح اپنی پالیسی بنائی ہے, یا کرسچن نے جس طرح اپنی آئیڈیالوجی بنائی ہے کہ یہ چناؤ میں کس کو ووٹ کرتے ہیں, کس کے ساتھ جاتے ہیں, کچھ پتہ نہیں چلتا. اور جس پارٹی کی بھی, جس الائنس کی بھی سرکار بنتی ہے, مکمل طور پر ان کے رائٹس کا, ان کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے, ان کو مکمل نمائندگی دی جاتی ہے. لیکن مسلمان واضح طور پر اپنے آپ کو کھل کر پیش کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کنارے لگا دیا جاتا ہے. تو موقع ہے نئی حکمت عملی بنانے کا, پالیسی بنانے کا, اور مسلمانوں کے امپاورمنٹ کے لیے ووٹ کرنے کا, مسلمانوں کے مفاد کے لیے ووٹ کرنے کا, نئے کہ کسی ایک پارٹی کو سत्ता میں بیٹھانے کا, تاکہ ان کا فائدہ ہو اور مسلمانوں کا کچھ بھی فائدہ نہ ہو سکے. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے, آپ کا کیا نظریہ ہے, کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا. یہ میری ایک پرسنل رائے ہے اور میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں, اس لیے میں نے یہاں ایسا تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے دیجیے اجازت, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیے. ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے. یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے. آپ ہمیں دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں.